नमस्ते दोस्तों। तो आज आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके चैनल पर। और आज हम लोग फिर से करने वाले हैं बिहार जीविका परीक्षा 2025 का ये मॉडल पेपर नंबर 17 है। और ये जो क्लास होता है आपका कम्युनिटी और एरिया कोऑर्डिनेटर के लिए होता है, जिसमें कि टोटल 70 क्वेश्चन आते हैं आप एग्ज़ाम में। और आज मैंने पूरा पेपर 70 प्रश्नों का पेपर जो मैंने है इसी क्लास में मैंने बता दिया है। तो इसमें से एक भी पॉइंट आप मिस मत करिएगा। और जितना ज़्यादा क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को लगा के आप देख लीजिएगा कि इसमें से कितना क्वेश्चन आप कर पाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। तो सभी सेक्शन आपको अलग अलग मिलेंगे। तो पहले हमने मैथ से ही स्टार्ट किया है। तो पहला क्वेश्चन देख सकते हैं कि एक वृत्त की परिधि 44 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल क्या है। जहाँ लगे आपको वीडियो को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करके आप लोग इसका सॉल्यूशन करके आंसर लगा लीजिएगा और फिर मेरे आंसर से मैच करिएगा। तो जैसा कि जानते हैं कि आप लोग के वृत्त का परिधि दिया गया है। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, देखिए ये आपका वृत्त है, ठीक है। परिधि मतलब क्या होता है, ये आपका चारों साइड की लंबाई क्या है, ये इसका परिधि होता है। लेकिन जब क्षेत्रफल पूछता है ना, तो इसके बीच में कितना जगह है आपको ये पूछा जाता है। क्षेत्रफल और परिधि में ये अंतर होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको क्षेत्रफल पूछ रहा है तो आपको वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पता होना चाहिए। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई का वैल्यू कितना होता है 5/7, जानते हैं कि आप लोग। और आर दिया है ना, आर का स्क्वायर। आर मतलब क्या होता है त्रिज्या होता है। तो आर तो आपको दिया नहीं गया, इसमें त्रिज्या तो आपको दिया नहीं गया आपको। तो त्रिज्या पता करना है। तो त्रिज्या कैसे पता करेंगे, तो इसके वृत्त की परिधि से पता करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो वृत्त का परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त का परिधि का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2πr होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर फॉर्मूला पता होता है आपको तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 2πr बराबर में 44 सेंटीमीटर मुझे दिया गया है, क्योंकि मुझे फॉर्मूला इसका पता था, ठीक है। अब देखिए 2 गुना में पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 होता है। और आर तो रहेगा ही, यानी त्रिज्या रहेगा ही 44। यानी कह सकता हूँ मैं कि आर बराबर में 44 गुना में 7/22, ठीक है, गुना में 2, 1/2 क्यों हो जाएगा, क्योंकि मैं इसको मैं इस तरफ कर रहा हूँ, इसको मैं इस तरफ कर रहा हूँ। और मैं क्यों कर रहा हूँ पता है आपको ना, जब मैं बराबर को मैं इस तरफ करूँगा ना तो ये मान क्या हो जाएगा, आपस में उल्टा हो जाएगा। कुछ नहीं बटा में 1 है, इसलिए मैंने ऐसे कर दिया। अगर आप चाहे तो यहाँ भी काट सकते थे यहाँ पर, ठीक है ना। मैंने समझाने के लिए आपको इतना आपको एक्सप्लेन कर दिया है आपको। देखिए यहाँ पर 22 दूना में 44, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया आपका आर बराबर में 7 बच गया, यानी कि त्रिज्या बराबर में आपका 7 बच गया। तो आप वृत्त का क्षेत्रफल भी इससे निकाल सकते हैं। तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल होता है ना, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 62/7 होता है। आर स्क्वायर है यानी कि 7 को 2 बार गुना करना पड़ेगा, 7 7 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 154 बच जाएगा, वही आपका होगा क्षेत्रफल होगा। देखिए मैंने आपको समझाया है ना, तो इसलिए आपको इतना टाइम लगा है। आपको पता है तो क्वेश्चन करके आप आगे निकल सकते हैं, क्योंकि देखिए इस क्लास में हर टाइप के बच्चे आते हैं, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है कि यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए यहाँ पर प्रतिशत पूछ रहा है। देखिए लाभ अलग होता है और लाभ प्रतिशत अलग होता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, जैसा क्वेश्चन कह रहा है ना वैसा ही लिख देता हूँ। क्या कह रहा है 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य हम लोग क्या कहते हैं CP कहते हैं, यानी कि कॉस्ट प्राइस कहते हैं। यानी कि 20 गुना में कॉस्ट प्राइस करूँगा क्रय मूल्य बराबर में 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य है, इसे हम लोग SP कहते हैं, यानी सेलिंग प्राइस कहते हैं विक्रय मूल्य को। यानी 15 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर में है। देखिए जैसा मैंने क्वेश्चन में कह रहा है ना वैसा ही हमने यहाँ पर लिख भी दिया है। 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य बराबर में 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, ठीक है। इसको मैं ऐसा भी कर सकता हूँ कॉस्ट प्राइस बटा में सेलिंग प्राइस। देखिए मैं इसको यहाँ ला दिया हूँ ना, तो अभी ये देखिए दोनों में गुना में है तो इस तरफ भाग में आ जाएगा। 15 का मैं वहीं छोड़ दूंगा और 20 को मैं इस तरफ लेके जाऊँगा तो ये नीचे में आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब काट लीजिए यहाँ पर 5 या 15, 5 का 20, यानी 3/4 हो जाएगा। अब आपको क्या मानना है, आपको ना मानना है आपको कॉस्ट प्राइस कितना है 3 है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस कितना है आपका 4 है।
देखिए आपका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य ज़्यादा है ना, इससे आपको क्या निकल जाएगा, प्रॉफिट निकल जाएगा ना। प्रॉफिट तो निकाल लेंगे, तो 4 माइनस में 3 करेंगे ना, विक्रय मूल्य घटे में क्रय मूल्य करेंगे ना, तो 1 आ जाएगा आपका। अब 1 हो गया लाभ। अब क्या निकालना है आपको, प्रॉफिट परसेंट निकालना है आपको। तो क्या होता है फार्मूला, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस। देखिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। प्रॉफिट मतलब लाभ होता है, आप लोगों को पता भी होगा। और कॉस्ट प्राइस मैं लिख रहा हूँ, क्रय मूल्य को लिख रहा हूँ, ठीक है ना। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, गुना में 100। ये होता है फार्मूला। तो आपको प्रॉफिट दिया गया है, आपको कॉस्ट प्राइस दिया गया है, 3 रुपये दिया गया है, गुना में 100 करना है। तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ, तो आप समझिएगा। यहाँ पर प्रॉफिट आपका है दिया गया है 1, नीचे में हो जाएगा 3, गुना में हो जाएगा 100। अब देखिए कितना हो जाएगा, 100 बटा में 3 हो जाएगा। जब भाग लगा के निकालेंगे ना तो आपका इतना निकल जाएगा, ठीक है ना। 33 बटा में 3 निकल के आपका आंसर आ जाता है यहाँ पर, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। देखिए मेन पॉइंट आपका यहाँ से है, ये मेन पॉइंट आपका है, यही आपको समझना था इसमें, ठीक है ना। देखिए आपको समझ नहीं आ रहा है ना, तो एक बार दोबारा देखिएगा क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम लीजिएगा, ठीक है ना। देखिए जो चीज़ नहीं पता होता है ना, उसे आप मेहनत करेंगे तभी आप उसको कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन में है कि एक निश्चित राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में 600 रुपया हो जाती है, तो मूल राशि कितना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जितना इसका राशि था ना उससे बढ़कर कितना हो गया, 600 हो गया। यानी कि इसमें ब्याज भी शामिल है। तो ब्याज भी जिसमें शामिल होता है ना मूलधन में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। यानी कि उसे कम क्या कहते हैं, मिश्रधन कहते हैं। मिश्रधन मतलब मूलधन और ब्याज जिसमें जुड़ा रहता है। ये मैं आपको समझाने के लिए बताया हूँ। अब मैं आता हूँ क्वेश्चन पर, ठीक है ना। यानी कि पहले मूलधन और इसमें एसआई जोड़ के कितना बन गया आपका, अमाउंट निकल जाता है ना। तो मूलधन तो आपको पता नहीं है, वही पूछ रहा है। और एसआई का फार्मूला क्या होता है, देखिए मूलधन पता नहीं है तो मैंने छोड़ दिया, मैंने यहाँ पर प्लस है तो प्लस मैंने कर दिया। और एसआई का फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है, PRT अपॉन में 100 होता है ना। यानी कि मूलधन गुना में समय गुना में दर बटा में 100 होता है। इसको मैंने शॉर्टकट में मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, PRT अपॉन में 100, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ दिया गया है, इसके बराबर में 600 दिया गया है। देखिए मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ के कितना दिया गया है, आपको 600 दिया गया है ना। अब रख दीजिए यहाँ पर P प्लस में आपको P रखना है, वही तो निकालना है, गुना में R मतलब क्या होता है, रेट कितना दिया गया है, दर कितना दिया गया है, तो 5% दिया गया है ना। तो 5 यहाँ रख दीजिए। और टी मतलब टाइम कितना दिया गया आपको, तो टाइम दिया गया 4 वर्ष, 4 यहाँ रख दीजिए, बटा में 100 कर दीजिए यहाँ पर, बराबर में 600 तो रहेगा ही आपका, ठीक है। अब देखिए आप काट लीजिए, 5 से काटूंगा तो हो जाएगा ये 20 पंचे 100, फिर से मैं 4 से काटूंगा, 4 पंचे में 20, तो बच क्या गया आपका, देखिए बच गया आपका P बच गया, प्लस में ऊपर में बच जाएगा एक P बच जाएगा, नीचे में बच गया आपका 5, बराबर में 600। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जैसे बनाना चाहे आप बना सकते हैं। अब मैं इसको सॉल्व करके ही दिखा देता हूँ आपको, बटा हम 1 कर देता हूँ। दोनों का एलसीएम कितना बन जाएगा, 1 और 5 का एलसीएम हो जाएगा 5, भाग लगाएंगे तो 5, यानी कि 5 का 5 भी हो जाएगा, प्लस में 1 तो 5 पर कट जाएगा तो 1 हो जाएगा। 1 से गुना करूँगा P में तो P का P ही रहेगा, ये आपका P है, ठीक है ना। बराबर में 600 है, बटा में 1 कर दीजिए। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, कितना बन जाएगा, 5P और 1P कितना बन जाएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर तो 6P हो जाएगा, बराबर में 5 गुना करूँगा 600 तो कितना हो जाएगा, 56 30, यानी कि 3000 हो जाएगा ये। अब P बराबर कितना हो जाएगा, 3000 बटा में कितना हो जाएगा 6, काटूंगा तो कितना बन जाएगा ये 500 हो जाएगा। और 500 आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर दे के घबराइएगा नहीं, मैं आपको समझाया हूँ तो इसीलिए आपको इतना टाइम लगा है आपको, लेकिन बिल्कुल ये क्वेश्चन आसान है। देखिए आपके इस लेवल तक के क्वेश्चन आ सकते हैं, आप एग्जाम में जिस लेवल के क्वेश्चन आएंगे ना, मैं उस लेवल तक का कराऊंगा आपको। इसीलिए मेरी क्लास को आप ज़रूर देखिएगा, और क्लास अच्छा लग रहा है ना तो क्लास को एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। साथ साथ में आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिहार जीविका के लिए टेस्ट जो है ना, वीरपद के एप्लीकेशन पर जाकर ज़रूर लगाइएगा आप लोग, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया गया है समझने का कोशिश करिएगा। पहले क्वेश्चन को बढ़िया से समझिएगा। एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 300 किलोमीटर दूरी तय करता है, वापस आते समय उसकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा थी, तो औसत गति पूछ रहा है। देखिए औसत गति निकालने के लिए आपको 2 तरीके इस्तेमाल कर सकते हैं क्वेश्चन में। एक क्या होता है, औसत गति बराबर क्या होता है,
औसत गति बराबर होता है आपका, यहाँ होता है कुल दूरी बटा में क्या होता है, कुल समय होता है। देखिए कुल दूरी तो निकल जाएगा, क्यों क्या कैसे निकल जाएगा आपका, क्योंकि देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी कितना है, 300 किलोमीटर है ना, 300 किलोमीटर है जो आपको दिया गया है, और वापस एक बार फिर से आएगा तो 300 किलोमीटर तो फिर दूरी तय करेगा ना, यानी कुल दूरी कितना बन जाएगा, कुल दूरी बन जाएगा आपका 600 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। और कुल समय कैसे हो जाएगा, देखिए 60 किलोमीटर 300 किलोमीटर चलने के लिए उसने 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चला है। इससे तो आप क्या निकाल लेंगे, इससे आप लोग समय भी निकाल लेंगे। समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा में चाल होता है, तो 300 बटा में 60 करेंगे तो इसका समय निकल जाएगा। फिर वापस आ रहा है तो 300 किलोमीटर चल रहा है और इसका भी समय निकल जाएगा आपको, 300 बटा में 40 करेंगे ना तो आपको इसका भी समय निकल जाएगा। तो ये आपके लिए थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में हो जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन बनाना है आपको, हमको यहाँ पर। एक तरीका तो ये है। अब दूसरे तरीका में क्या हो सकता है, देख लीजिए यहाँ पर एक फार्मूला और होता है ना, एक फार्मूला और होता है औसत गति। औसत गति बोले या फिर औसत चाल बोले, ठीक है ना। तो यहाँ पर होता है 2xy अपॉन में x प्लस में y, फार्मूला होता है ये फार्मूला कब लगाना है आपको, जब उतना ही दूरी जाएगा और उतना ही दूरी से वापस आएगा, जब दूरी सेम रहेगा तब ये आपको निकालना है आपको, ठीक है ना। अब देखिए x क्या रहेगा, पहला स्पीड, और y क्या रहेगा, दूसरा स्पीड, ठीक है ना। ये आपको दिया गया है आपको ना, तो यहाँ पर 2 इंटू में 60 करेंगे फिर 40 करेंगे, बटा में कितना बन जाएगा, 60 प्लस में 40 बन जाएगा। यानी कह सकता हूँ मैं 2 गुना में 60 गुना में 40 बटा में 100 हो जाएगा। अब 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 6 चौका 24 गुना में 48 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर निकल के आ गया। देख लीजिए कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन आप 300 को यूज़ करके बनाएंगे ना तो आपका आंसर तो निकल जाएगा, लेकिन आपको इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन करके आना है। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि क्लास को आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखिएगा आज, ठीक है ना, क्योंकि पूरा सेट है आपका, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम लोग। ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, बी उसे 15 दिन में कर सकता है। वे दोनों एक साथ 2 दिन तक कार्य करते हैं, फिर बी कार्य छोड़ देता है, तो शेष कार्य एक अकेला कितने दिन में करेगा। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, अगर आपने टाइम एंड वर्क पढ़ा होगा ना तो बहुत इसको आसान तरीके से बना लेंगे। जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना उसके लिए मैं थोड़ा सा इसका एग्जाम्पल देता हूँ, समझने का कोशिश करिएगा। ये पॉइंट समझ गए ना तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन ये है कि ए एक कार्य को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है ना। देखिए 10 दिन में कर सकता है तो उसका काम क्या हो जाएगा, 10 भाग में बढ़ जाएगा। अगर वो एक दिन का करेगा ना तो 10 भाग का काम जो बढ़ गया है ना उसका 1 भाग करेगा, दूसरे दिन में 2 भाग करेगा, तीसरे दिन में 3 भाग करेगा, ठीक। उसी तरह से 10वें दिन में 10 भाग कर लेगा तो क्या हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखिए समझने का कोशिश करिएगा मैं आपको क्या कह रहा हूँ। आपको देखिए काम को 10 भागों में बांट दिया गया, ठीक है ना, 10 भागों में बांट दिया गया ना, उसको 10 दिन में करता है। यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, पहला दिन 1 भाग करेगा, दूसरा दिन 1 भाग करेगा, तीसरा दिन करते करते क्या हो जाएगा, 10 दिन में 10 भाग कर लेगा तो काम क्या बन जाएगा, काम पूरा कर लेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इसी तरह के में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसका क्या होता है कि अगर बोलेंगे कि 10 दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा। अगर मैं बोलूँगा 2 दिन का काम कितना होगा, 2/10 कर देंगे आप लोग। अगर मैं बोलूँगा 5 दिन का काम कितना होगा तो 5/10 काम, ठीक है ना। करते करते 10 दिन का काम कितना हो जाएगा, 10/10 हो जाएगा ना। काटेंगे कितना हो जाएगा, 1। जैसे इसका वैल्यू 1 हो गया ना इसका मतलब काम खत्म हो गया। बस आपको इतना ही समझना है कि उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/10। 2 दिन का काम कितना होगा, 2/10। 3 दिन का काम कितना होगा, 3/10 होगा। बस आपको यही समझना है और कुछ नहीं समझना है आपको। बस आपका टाइम एंड वर्क का चैप्टर जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब देखिए पहले क्या करता है, 2 दिन तक काम करता है, ए और बी करता है। तो मैंने क्या समझाया है आपको कि ए का 10 दिन में कर सकता है तो उसका एक दिन काम कितना होगा, 1/10 होगा ना। तो अब देखिए 2 दिन काम कर रहा है ना, 2/10 काम कर लिया उसने, ठीक है ना। प्लस कर दीजिए, बी भी काम कर रहा है तो बी का काम कितना 15 दिन में कर सकता है ना, तो उसका एक दिन काम कितना हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। लेकिन उसने तो 2 दिन उसने भी काम किया था, 2/10 काम हो गया है। अब शेष काम को कौन कर रहा है, अब बी तो छोड़ देता है यहाँ पर ना, तो ए करता है ना। अब मुझे पता नहीं है कितना दिन में कर सकता है, मैं मान लूँगा कि ए जो है ना x दिन में काम कर सकता है। तो x दिन में कितना काम करेगा,
जैसे मैंने बताया कि एक दिन में एक काम करेगा, 2 दिन में 2 काम करेगा, तो x दिन में कितना काम करेगा, x बटा में 10 काम करेगा। ठीक है, अब क्या हो गया, काम खत्म हो गया। तो मैंने क्या बताया था कि 10 बटा में 10 हो जाएगा ना, काट के 1 हो जाएगा ना, तो 1 हो जाएगा तो काम खत्म हो गया। यानी कि सब मिला के अब काम खत्म हो गया है, तो बराबर में 1 कर दीजिए। ठीक है ना, टाइम ऑफ वर्क में ये कंसेप्ट होता है आपका। ठीक है ना, टोटल काम को हम लोग 1 मान के बनाते हैं। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जो यहाँ पर x का वैल्यू आएगा ना, वही आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्या करना है आपको, इसको माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, 15 क्यों, क्योंकि देखिए b का 15 दिन का था ना, ये तो b का काम था, ये माफ़ कीजिएगा, थोड़ा देखिए मिस्टेक इसी की वजह से होता है। ठीक है ना, मैं इसको फिर से लिख देता हूँ यहाँ पर, थोड़ा सा यहाँ पर अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर 2 बटा में 10 हो जाएगा a का, प्लस में 2 बटा में 15 हो जाएगा b का, प्लस में हो जाएगा x बटा में 10 हो जाएगा a का, शेष काम हो जाएगा बराबर में 1। अब तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, तीनों का एलसीएम हो जाएगा 30 हो जाएगा। 10 से बाहर लगाऊंगा 3 हो जाएगा, 3 से गुना करूँगा 2 में तो 6 हो जाएगा, प्लस में 15 से बाहर लगाऊंगा 30 में तो 2 हो जाएगा, 2 से गुना करूँगा 4 हो जाएगा, प्लस 10 से बाहर लगाऊंगा 30 में तो 3 हो जाएगा, 3 से गुना करूँगा x में तो 3x हो जाएगा, बराबर में कितना बन जाएगा 1। अब कुछ नहीं बटा में 1 कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करना है आपको, सभी को जोड़ लेना है आपको, 6 4 10। अब देखिए 10 प्लस में 3x बटा में 10 30 है, बराबर में 1 बटा में 1 है। तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ यहाँ पर मैं। ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बचाएगा, 10 प्लस में 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 10 30 हो जाएगा। ये 30 गुना करूँगा 1 से तो 30 हो जाएगा ना। अब यानी कि कह सकता हूँ मैं कि 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 30 माइनस 10 हो जाएगा। इसको मैंने इस तरफ कर दिया है मैंने 10 को, अभी प्लस में था, इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी कि हो जाएगा 3x बराबर में कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। x बराबर में कितना हो जाएगा, 20 बटा में 3 हो जाएगा। भाग लगाएंगे तो 6 3 18, 6 पूर्णांक 1 बटा में 2 बटा में 3 हो जाएगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। देखिए आपको इसी तरह से आपको समझना है कंसेप्ट को, अगर नहीं पता है तो। देखिए जिन बच्चों को पता है ना, आप आंसर करके आगे निकल जाइएगा। ठीक है ना, मैं इतना कहता हूँ, आप यहाँ पर टाइम ज़्यादा वेस्ट मत करिएगा। लेकिन जिनको नहीं पता है ना, आप एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करिएगा। अगर एक बार में नहीं समझते हैं ना, तो दोबारा ज़रूर देखिएगा। ठीक है ना, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक दुकानदार 15% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 340 है तो उसका अंकित मूल्य क्या है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अंकित मूल्य समझते होंगे, एमआरपी, जो कि वस्तु पर लिखा रहता है। ठीक है ना, और क्रय मूल्य यानी कि कितना में ख़रीदा है उसने। ठीक है ना, अब क्या कह रहा है कि एमआरपी पर डिस्काउंट देता है ना 15% का, तभी उसको लाभ कितना होता है, 20% का। देखिए अगर एमआरपी में हम लोग ना, एमआरपी में अगर हम लोग डिस्काउंट को कम कर देंगे ना, तो उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा, कितना में वो सामान बेच रहा है। और सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, जितना उसका खर्चा रहता है, कॉस्ट प्राइस रहता है, उसमें हम लोग प्रॉफिट को हम लोग ऐड कर देते हैं ना, तो उसका क्या निकल जाता है, सेलिंग प्राइस निकल जाता है। मेन आपको समझना ये ज़रूरी है। इसको मैं सॉल्व करता हूँ यहाँ पर, इसको मैं थोड़ा हटा देता हूँ यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, सेलिंग प्राइस मैं निकाल लेता हूँ। सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस जो कि आपको दिया गया है 340, प्लस में प्रॉफिट यानी कि लाभ। तो कॉस्ट प्राइस आपको दिया गया है 340, लाभ कितना निकल जाएगा, जितना खर्चा है कॉस्ट प्राइस है उसका 20% लाभ होता है ना। यानी कह सकता हूँ मैं कि 340 का 10% यानी कि 20% दिया गया है, इतना मैं निकाल दूंगा। तो आपको क्या निकल जाएगा, इसका यहाँ पर निकल जाएगा, उसका सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। तो 340 प्लस में कितना बन जाएगा, 0 0 0 0 कट जाएगा, 34 गुना में 68, यानी कह सकता हूँ कि 408 रुपया क्या बन गया, उसका सेलिंग प्राइस निकल गया। आपको एमआरपी कैसे निकालेंगे हम लोग, एमआरपी जो निकालेंगे तो जितना सेलिंग प्राइस रहेगा, जितना सेलिंग प्राइस यहाँ दिया रहेगा ना, जितना आपको सेलिंग प्राइस दिया रहेगा ना, उसमें 100 से बटा करके 100 माइनस में से क्या कर देंगे, जितना डिस्काउंट दिया रहेगा, जितना डिस्काउंट परसेंट दिया रहेगा ना, आप उसका एमआरपी निकल जाएगा आपका। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया गया आपको 408 दिया गया है, गुना में 100 कर दीजिए, बटा में कितना हो जाएगा, 100 माइनस में डिस्काउंट दिया गया है 15% का, 15% का डिस्काउंट हो जाएगा। तो 408 गुना में 100 बटा में कितना बन जाएगा, 85 बन जाएगा। देखिए 17 पंचे 85, 17 दूना में 34, 17 चौका 68, 5 61 में कितना बन जाएगा, 20 पंचे 100, यानी 4 दूना में 8, 44 दूना में 480 बन जाएगा। गुना करके कितना हो जाएगा, 480 आपका क्या निकल जाएगा, इसका एमआरपी निकल जाएगा। अब देखिए उल्टा करके देखेंगे ना,
480 पर 15% को छूट कर दीजिए, तभी उसको देखेंगे ना, उसको 20% का लाभ होगा इसमें से, ठीक है ना। अब देखिए इसको मैंने आसान तरीके से समझा दिया आपको, एक बार दोबारा समझने का इसमें कोशिश करिएगा अगर समझ नहीं आया है तो। देखिए आपकी अगर इस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे ना, इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन को मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया गया है। अगर ऐसे ऐसे क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, तो एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आएगा आप आसानी से क्वेश्चन को कर सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस आप इसी तरह से कीजिए, और मैं क्वेश्चन भी इसी तरह से लाता हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। आगे है कि एक संख्या का 40% का 25% 120 है, वह संख्या क्या है। अब देखिए यहाँ पर संख्या आपको यहाँ पर मानना पड़ेगा, संख्या यहाँ मानना पड़ेगा। संख्या कितना मान लूँगा मैं संख्या मान लूँगा x मान लूँगा, ठीक है ना। अब क्या कह रहा है, x का 40%, 40/100, ठीक है। अब जितना निकल के आएगा उसमें का 25%, उसका भी 25% हम निकाल दिए यहाँ पर। अब कितना बन गया, ये 120 बन गया। बस अब कुछ नहीं करना है, आपको सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना। तो x बराबर क्या बन जाएगा, 120 गुना में 100/40 गुना में 100/25। इसको मैंने दोनों को मैंने इस तरफ मैं कर दिया हूँ, ठीक है ना। अब देखिए क्या हो जाएगा, 40 दिया में 120 और 25 काटूंगा, 25 चौका में 100, 4 दिया 12, यानी कि 1200 निकल के आपका आ गया। आपका क्या संख्या निकल के आ गया। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 छात्र की एक कक्षा का औसत वजन 45 किलोग्राम है, ठीक है। यदि शिक्षक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो शिक्षक का वजन क्या होगा। देखिए पहले तो आप छात्र का कुल वजन निकालिए। क्या निकालिए आप लोग, छात्रों का कुल वजन कैसे निकलेगा, ठीक है ना। देखिए आपको औसत दिया गया है 45 और कितने लोग हैं, 30 लोग हैं ना यहाँ पर, तो 45 गुना में 30 कर दीजिए। जो निकल के आएगा ना उसका छात्रों का कुल वजन निकल के आ जाएगा। अब गुना करेंगे कितना बन जाए आपका, 0 का 0, 5 तिया 15 का 5 में 1, 4 तिया 12 1, 13, 13 50 हो गया। अब क्या हो जाएगा, शिक्षक भी शामिल होता है ना। देखिए शिक्षक के साथ मैं यहाँ कह देता हूँ, यहाँ पर शिक्षक के साथ छात्रों का वजन कितना, पहले कितना था, 30 छात्र था। अब एक आपका शिक्षक शामिल हो गया तो कितना बन जाएगा, 31 लोग तो बन जाएंगे। अब औसत कितना था, पहले 45 था और एक औसत बढ़ गया, यानी कह सकते हैं कि 40 हो गया आपका औसत। देखिए मैंने समझा दिया आपको कैसे 31 आया है और कैसे 46 आया है, ठीक है ना। क्योंकि जो बढ़ेगा ना वो तो शिक्षक का ही बढ़ेगा, वही तो आपसे पूछ रहा है ना। अब गुना कर लीजिए, 31 गुना करेंगे तो कितना बन जाएगा आपका, ये 31 और 46 गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा। ये क्षेत्र एक आपका, क्षेत्र एक 18 और 4 का 22 का 2 हाथ में 12, 4 तिया 12, यानी कैसे आपका 1426 आपका हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा आपका गुना करके। अब देखिए यहाँ पर शिक्षक का वजन कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पर शिक्षक का वजन हो जाएगा आपको, का वजन हो जाएगा 1426 माइनस में 1350, घटा के निकालेंगे तो 76 आपका आ रहा है यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। देखिए इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, आपको मेन आपका कंसेप्ट समझना था आपको, ठीक है ना। बाद में क्वेश्चन तो गुना भाग करना था यहाँ पर, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में देख लेते हैं यहाँ पर, यदि A अनुपात B बराबर में 5:6 है और B अनुपात C बराबर में 3:4 है, तो ABC का मान क्या है। ये क्वेश्चन जो है मैंने मैथ क्लास में मैंने आपको बता दिया था, इसी चैनल पर आया था मैथ का क्लास, तो आप मैथ का क्लास ज़रूर देखिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। फिर भी मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। देखिए A अनुपात में B और B अनुपात में C ऐसे कर दीजिए। ऐसे मैंने क्यों करा, क्योंकि यहाँ पर B को मैंने एक जगह कर दिया, यहाँ पर B को मैच कराना है, बस आपका आंसर निकल के आ जाएगा। देखिए 5:6, ठीक है, और आपका B तो आपका दिया गया ये, और B यहाँ पर 3:4 है, 3:4 कर दूंगा। अब क्या करना है, B का वैल्यू दोनों को बराबर करना है, सेंटर वैल्यू क्या करना है, बराबर करना है। अब देखिए 6 और 3 को बराबर करने के लिए अगर हम इसमें 2 से गुना कर देंगे ना इसमें, तो 3 गुना में 6 बन जाएगा ना, तो ये बराबर हो जाएगा। तो हम लोग वैसे ही करेंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा 5:6 और 3 गुना में 6 ये बन जाएगा। और 3 से अगर गुना कर 2 इसमें गुना करूँगा ना, तो इसमें भी तो गुना करना पड़ेगा ना 4 में, तो अनुपात में 8 बन जाएगा ये गुना करने के बाद। अब देखिए B दोनों समान हो गया ना, तो कह सकते हैं कि A B और C का तीनों का अनुपात कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर 5 है A का, B का है 6 और C का हो जाएगा 8। अब यानी कि A B C का अनुपात निकल गया ना, आपको वही तो पूछ रहा है, आपको वही पूछ रहा है, आपका आंसर निकल के आ रहा है 5 6 8, आंसर निकल गया। देखिए
अब इसको ऐसे ही आप लोग बनाइएगा तो आपका आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को भी लगा लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5000 पर 8% वार्षिक की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर क्या होगा। इसके लिए मैंने आपको फार्मूला बताया था कि 2 वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर का फार्मूला क्या होता है। मैं फिर से लिखवा रहा हूँ आपको, P में R/100 पावर में स्क्वायर हो जाएगा। ये 2 वर्ष के लिए काम करेगा आपको। तो यहाँ तो मूलधन दिया गया है आपको, मूलधन दिया गया है आपको कितना 5000 दिया गया है, और यहाँ पर रेट कितना दिया गया है 8%, तो 8/100 पावर में हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा 8/100 गुना में 8/100। ठीक है ना, 00 गया। अब यहाँ पर 1 0 और है तो 1 0 और यहाँ कम कर दीजिए, 5 दूना में 10, 2 चौका में 8, यानी कि 8 चौका में 32 निकल के आ रहा है आपका आंसर। ठीक है ना, मेन इसमें आपका फार्मूला था, फार्मूला आप लोग ज़रूर याद कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सा फार्मूला है। वैसे में आप 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकालेंगे, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे, तब जाकर कहीं जाके आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये बहुत लेंदी प्रोसेस आपके लिए हो जाएगा, इससे बढ़िया है इस फार्मूले को आप लोग याद करके रख लीजिए। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मैंने आपको समझा दिया था, ठीक है ना, और जो मेरे सभी क्लास को देखते होंगे ना क्वेश्चन को आसानी से देखकर बना देंगे। इसके लिए मैंने क्या बताया था, एक्स वाई और यहाँ पर एक्स वाई अपॉन में 100। देखिए यहाँ पर अब क्या करना है, प्लस माइनस एक्स कर देता हूँ, प्लस माइनस वाई कर दूंगा, प्लस माइनस एक्स वाई कर दूंगा। अगर बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, घटेगा तो माइनस ले लेंगे। देखिए पहले बढ़ाया जाता है ना, तो पहले क्या बढ़ाया है तो प्लस में 30 हो जाएगा, फिर क्या करता है उसको 20% घटाया जाता है तो माइनस में कर दूंगा 20% का, और प्लस माइनस गुना करके जितना आएगा इसको यहाँ लिखेंगे हम लोग। प्लस माइनस गुना करके कितना आता है, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ हो जाएगा 30 गुना में 20 बटा में कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। अब इन दोनों को घटाना पड़ेगा ना, और साइन लगेगा बड़ी संख्या का, तो 30 में से 20 गया तो हो जाएगा 10, और माइनस में देखिए ये 0 कट जाएगा, 3 दूना में 6, यानी आपका आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा। 4 किस में आ रहा है, प्लस में आ रहा है ना। जब प्लस में आंसर आ जाएगा ना तो आपका हो जाएगा वृद्धि यानी कि लाभ, तो आपका क्या निकल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगर आप मैथ क्लास मेरा देखेंगे ना तो उसमें मैंने समझा दिया है बहुत अच्छे तरीके से, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ भी आपको समझ में आया होगा। अगर बढ़ेगा तो प्लस लेंगे, लाभ होगा तो प्लस लेंगे, घटेगा या हानि होगा तो माइनस करेंगे, बस इतना ही कंसेप्ट है एक्स और वाई का। ठीक है ना, चलिए अगले क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लीजिए आप लोग। एक 250 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की गति कितना है। देखिए रेलगाड़ी जब कोई खंभे को पार करता है ना तो रेलगाड़ी अपनी दूरी, अपनी जितनी लंबाई रहता है ना उतना दूरी तय करता है। तो दूरी बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, दूरी बराबर हो जाएगा ट्रेन की लंबाई हो जाएगा। यानी कि दूरी आपको दिया गया है 250 मीटर, और आपको टाइम दिया है कितना दिया गया है 10 सेकंड दिया गया है। तो इससे आप लोग क्या निकालेंगे, गति निकालेंगे। गति का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटा में समय होता है। आप इसको सॉल्व करके आप लोग कमेंट में आंसर जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं इसको सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में है कि 500 के 10% का 20% कितना होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का भी आप लोग कमेंट में कीजिएगा। ये भी क्वेश्चन मैंने क्लास में बता दिया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना तो आपको आसान सा क्वेश्चन पता होगा ही। मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन में है कि यदि 10 संख्याओं का औसत 20 है, यदि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए औसत दिया गया है 20, फिर क्या कह रहा है प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन रहे ना, जितना संख्या जोड़ेगा ना, देखिए सभी में 5-5 जोड़ा जा रहा है ना, तो औसत भी क्या हो जाएगा 5 बढ़ जाएगा। तो पहले औसत कितना था 20 था ना, अब औसत कितना हो जाएगा 5 ऐड होके आपका हो जाएगा 25। बस कुछ नहीं करना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बस आपको ये बात याद रखना है जैसे मैंने आपको समझाया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है, आपको देख लीजिए यहाँ पर सीरीज़ है आपका, तो देखने से पता चल गया मुझे ये 1 का क्या हो सकता है, 1 का स्क्वायर हो सकता है, या क्यूब हो सकता है, या आपका 2 का क्यूब है, या आपका 3 का क्यूब है, और ये आपका 4 का क्यूब है। यहाँ कह सकता हूँ यहाँ पर 5 का क्यूब होगा, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125 होता है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। अब क्या कह रहा है कि ROSE को क्या लिखा जाता है, TQUG लिखा जाता है, तो BLUE को क्या लिखा जाएगा। पहले इस पैटर्न को समझिएगा। अगर मैं देखता हूँ यहाँ पर
तो आर के बाद क्या आता है, एस आता है, उसके बाद टी, यानी कि एक नंबर बढ़ा के उसके बाद जो आता है आपका डिजिट, आपका लेटर, वो दे दिया गया है यहाँ पर। ओ के बाद क्या आता है, पी, पी को छोड़ दिया गया है और यहाँ पर क्यू ले लिया गया है। एस के बाद टी आता है, टी को छोड़ दिया गया है और यहाँ पर यू ले लिया गया है। ई के बाद एफ आता है, एफ को छोड़कर जी लिया गया है, यानी सब में दो दो बढ़ाया गया है ना, तो आपको भी वैसे ही करना है। बी के बाद सी आता है, सी को छोड़ के आपको डी लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर एल के बाद एम आता है, एम को छोड़ के एन लिखना पड़ेगा। यू के बाद भी आता है, बी को छोड़ के आपको डब्ल्यू लिखना पड़ेगा। ई के बाद क्या आता है, एफ आता है, एफ को छोड़कर आपको जी लिखना पड़ेगा। तो डी एन डब्ल्यू जी किस में है, डी एन डब्ल्यू जी ऑप्शन नंबर आपका ए में ही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको बनाया होगा, नहीं तो आप इसको समझे ज़रूर होंगे कि कैसे क्वेश्चन को बनाना है। अगर आप लोग बोलेंगे ना तो क्वेश्चन किस तरह से क्वेश्चन आएंगे मैं उस पर भी क्लास बना दूंगा आपको। अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन कैसे आएंगे ना, ठीक है, मैं हर चीज़ बता दूंगा अगले क्लास में, अगर आप लोग कमेंट करके बताएंगे तो। इसमें कह रहा है कि असंगत को चुनने के लिए कह रहा है, कौन सा इसमें से अलग है। अब देख सकते हैं यहाँ पर कि मार्च, अप्रैल, मई और जुलाई यहाँ पर है। देखिए मार्च क्या होता है, 31 दिन का होता है। अप्रैल कितना होता है, 30 दिन का होता है। मई होता है 31 दिन का और जुलाई होता है 31 दिन का। तो अब क्या अलग होता है आप समझ सकते हैं। तो अप्रैल क्या है, 30 दिन का है ना, तो ये तो आपका अलग है ना, इसीलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है कि भूकंप का संबंध अगर सिस्मोग्राफ से है तो यहाँ पर आर्द्रता का संबंध किससे होगा, आर्द्रता का संबंध होगा आपका यहाँ पर हाइग्रोमीटर से होगा। हाइग्रोमीटर क्या होता है ना कि वायु में कितना नमी है, कितना पानी है, कितना वाष्प है, ये आपको नापता है आर्द्रता, ठीक है ना। आर्द्रता को नापता है कौन, तो ये आपका हाइग्रोमीटर नापता है, इसलिए आपका आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। जिस तरह से भूकंप क्या होता है, सिस्मोग्राफ पर मापा जाता है, ठीक है ना। आगे है कि 26 जनवरी 2025 को रविवार है, तो 26 जनवरी 2026 को कौन सा दिन होगा। देखिए यहाँ पर समझने की कोशिश करिएगा, यहाँ पर 26 जनवरी को क्या है, रविवार है। तो देखिए 2025 जो है ना, ये आपका नॉन लीप ईयर है। नॉन लीप ईयर में क्या होता है, साल कितना होता है, 365 दिन का होता है। जब नॉन लीप ईयर हो ना, तो जितना अगर डेट का सेम दिया रहे ना, सेम दिया रहे तो उसे एक दिन आगे कर दीजिएगा। रविवार है तो क्या बन जाएगा, सोमवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सोमवार। लेकिन अगर लीप ईयर रहेगा आपका ये, तो आपका क्या हो जाएगा, 2 डेट आगे करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए लीप ईयर किसे कहते हैं, जिस साल में, जैसे कि 2024 है ना, ये 4 से पूरा पूरा कट रहा है ना, जब 4 से पूरा पूरा कट जाता है ना, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका ये लीप ईयर बन जाएगा। वो साल हो जाएगा कितना, 366 दिन का साल हो जाएगा। तब आपको यहाँ पर रविवार के बदला में सोमवार नहीं मंगलवार देना पड़ेगा, क्योंकि 2 दिन इसमें आगे बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसका कंसेप्ट मैंने बता दिया है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पता होगा। बस अभी आपको सॉल्व करने के लिए आपको इतना याद रखना है कि जो लीप ईयर नहीं रहेगा ना, जो डेट दिया रहेगा ना, उस डेट से एक डेट आगे कर दीजिएगा, एक दिन आगे कर दीजिएगा, वही आपका आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है और बी दाएं से 20वां है। यदि उनके बीच 5 व्यक्ति है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। देखिए अगर कहता हूँ कि बाएं से, ए जो है ना बाएं से कितना है, 10वें नंबर पर है, और बी जो है ना वो दाएं से कितना है, 20वें नंबर पर है बी, और बीच में कितना है, 1 2 3 4 5, तो बोल रहा है कुल कितने बच्चे हैं, कुल कितने लोग हैं यहाँ पर है, ठीक है ना। तो 10 लोग ये है, 20 लोग ये है और 5 लोग ये है, तो कितना बन जाएगा, सभी को जोड़ दीजिए, इसमें कुछ नहीं है आपका, ऐसे बनेगा, आपका हो जाएगा 35। आपका आंसर ऑप्शन नंबर ये सी में दिया गया है। अगले क्वेश्चन में है कि किसी निश्चित कोड भाषा में यदि टाइगर को ये लिखा जाता है तो लाइन को कैसे लिखा जाएगा। अब देखते हैं टाइगर को कैसे लिखा गया है, TIGER, क्या लिखा गया है, SHFD और Q लिखा गया है, ठीक है ना। अब देखते हो यहाँ पर एक से माइनस किया गया है, इसमें भी से एक माइनस किया गया है, इसमें से एक माइनस किया गया, इसमें से एक माइनस और इसमें से भी एक माइनस, तो यह क्या हो जाएगा, LION क्या हो जाएगा, सब में एक माइनस कर दीजिए, तो क्या होता है KLHINO और MN, यहाँ N दिया गया है, KHNM किस में दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका ए में ही दिया गया है। देखिए मैं आपको यहाँ पर डायरेक्टली आंसर बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना, आप वीडियो को पॉज करके भी आंसर लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन में है कि इसमें से अलग कौन सा है आपको देखना है, ठीक है ना, गाजर, आलू, प्याज और केला, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। देखिए जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ना कमेंट करने के लिए, वैसे आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट में करते हैं,
तो क्वेश्चन नंबर 22 का भी आंसर कमेंट में कीजिएगा। अगर नहीं बनेगा तो मैं अगले क्लास में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि सादृश्यता को पूरा करें। सूर्य का संबंध दिन से है, तो चंद्रमा का संबंध किससे होगा? सूर्य दिन में दिखाई देता है, चंद्रमा रात में दिखाई देता है। बस आपका आंसर निकल के आ जा रहा है यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में है यदि उत्तर को पूरब कहा जाता है, पूरब को दक्षिण कहा जाता है, दक्षिण को पश्चिम कहा जाता है, तो सूरज किस दिशा में निकलता है, माफ़ कीजिएगा, अस्त होता है यानी डूबता किस दिशा में है। देखिए मैंने क्या बताया था डायरेक्शन टेस्ट में ना, हमेशा क्या होता है, ऊपर की तरफ क्या होता है, उत्तर होता है, ठीक है। उत्तर यहाँ होता है और दाएं तरफ में क्या होता है, पूरब होता है, ठीक है ना। अब इसे उत्तर हो गया तो ये क्या बन जाएगा, दक्षिण बन जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, ये पूरब, और ये हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, ठीक है ना, पश्चिम हो जाएगा आपका ये। ऐसा होता है हम लोग। लेकिन अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि उत्तर को पूरब मान लीजिए, जो उत्तर दिया गया है ना, उत्तर दिया गया है ना, इसको आप पूरब मानिए। मैं यहाँ लिख देता हूँ पूरब, ठीक है ना। अगर ये पूरब बन जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा, ये दक्षिण, ये हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा। समझ में आ गया आपको। अब आगे कह रहा है कि पूरब को दक्षिण मानिए, पूरब को दक्षिण मानिए। पूरब जहाँ दिया गया है ना, इसको आपको क्या मानना है, दक्षिण मानना है। आपको क्या मानना है, दक्षिण मानना है। अगर दक्षिण हो गया तो क्या बन जाएगा, ये पश्चिम क्या बन जाएगा, उत्तर बन जाएगा, ठीक है। और दक्षिण को पश्चिम कहा जाता है। दक्षिण तो पश्चिम तो हो ही गया ना, दक्षिण जो है ना आपका, ये पश्चिम तो हो ही गया है। अब बोल रहा है कि सूरज किस दिशा में अस्त होता है। देखिए सूरज किस दिशा में अस्त होगा, सूरज तो पूरब में अस्त होता है ना, तो पूरब में अस्त होता है, माफ़ कीजिएगा, पूरब में पश्चिम अस्त होता है ना, तो पश्चिम तो ये है, लेकिन एक्चुअल में कौन सा है, ये दक्षिण है ना, वही पूछ रहा है आपका। देखिए दक्षिण पश्चिम में अस्त होगा ना, लेकिन वह दक्षिण अस्त है ना, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, दक्षिण हो जाएगा। देखिए आपको ऐसे समझना है आपको, और जो मैं पहले बताया है ना ये वाला, ये सारा फिक्स होता है आपको जब टेस्ट आप पढ़ेंगे ना डायरेक्शन टेस्ट में, तो ये फिक्स होता है, ठीक है। चलिए आगे है कि एक निश्चित कोड भाषा में यदि CAT को 3/120 लिखा गया है तो DOG को कैसे लिखा जाएगा। समझते हैं इसको। CAT को कितना लिखा जाता है, 3/12-20। अब देखते हैं यहाँ पर C का कोड कितना होता है, C का कोड होता है 3, ऑर्डर नंबर ABCD में 26 लेटर होता है ना, तो C कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। और A कितने नंबर पर आता है, 1 नंबर पर आता है। और T कितने नंबर पर आता है, तो 20वें नंबर पर आता है, वही दिया गया है। C 30 नंबर पर, A 1 नंबर पर, और T कितना होता है, 20वें नंबर पर। उसी तरह से आप लोग डॉग का लिखेंगे। आप लोग डॉग का क्या हो जाएगा, D आता है 4थे नंबर पर, O आता है 15 नंबर पर, और ये आता है 7वें नंबर पर। तो 4, 15, 7 किस में दिया गया है, जो ऑप्शन नंबर आपका A में दिया गया है, ठीक है ना। यहाँ पर मैथ रीजनिंग का मैंने क्वेश्चन करवा दिया है, तो ये बहुत टाइम टेकिंग होता है समझाने के लिए, ठीक है ना। तो आप लोग देख सकते हैं कितना ज़्यादा मेहनत लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी इसी तरह से मेहनत कर रहे हैं। अब आगे आ जाइए, अगले क्वेश्चन में है कि MS Excel में Ctrl+X का उपयोग करके क्या किया जाता है। तो Ctrl+X करके क्या किया जाता है, तो कट किया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर ये B में दिया गया है। कॉपी करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, Ctrl+ में C करते हैं, पेस्ट करने के लिए Ctrl+ में V करते हैं, बोल्ड करने के लिए Ctrl+ में B करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये सभी आपको पता होना चाहिए। आगे दिया गया है कि www का फुल फॉर्म क्या है। देखिए आप एग्जाम में ना 10 क्वेश्चन आएंगे आपके कंप्यूटर के आएंगे, तो कंप्यूटर में एक भी क्वेश्चन गलती करके मत आइएगा आप लोग, ठीक है ना। देखिए www का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है वर्ल्ड वाइड वेब होता है। ऑप्शन नंबर में किस में है, वर्ल्ड वाइड वेब। ऑप्शन नंबर आपका A में ही दिया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे है कि रैम किस प्रकार का मेमोरी है। तो रैम को क्या कहता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहा जाता है। कौन किस प्रकार का है, ये आपका अस्थाई है। कहीं कहीं पर आपको क्या देगा, वोलेटाइल देगा, आपको वोलेटाइल भी हो जाएगा। कहीं कहीं पर क्या देगा कि प्राइमरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी है। तो आपका रैम जो है ना, ये प्राइमरी मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, तो ये भी आप समझिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे है कि एक कंप्यूटर में डेटा की सबसे छोटी इकाई क्या होता है। तो डेटा की सबसे छोटी इकाई जो होता है ना, वो क्या होता है, बीट होता है, ठीक है ना। चलिए अगले क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस कौन सा है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, स्पीकर आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट डिवाइस, स्कैनर क्या है आपका इनपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर आपका C यहाँ पर आंसर है। अपने आंसर को आप लोग चेक करते रहिएगा, ठीक है ना। मैं आंसर बता रहा हूँ डायरेक्टली। यहाँ पर इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था। तो इंटरनेट का आविष्कार जो किया था विंडसर्फ और बॉब कॉन ने किया था। तो ऑप्शन नंबर ये B में दिया गया है।
अगले क्वेश्चन में है कि कंप्यूटर में ईमेल का फुल फॉर्म क्या है। देखिए ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए में दिया गया है ये। निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब ओएस कौन सा है। देखिए यहाँ पर इसमें से लिनक्स जो है ना आपका है ना ये आपका ओएस है। फोटोशॉप एप्लीकेशन है, एमएस एक्सेल एप्लीकेशन है और एमएस वर्ड भी एक एप्लीकेशन है जिसे हम लोग प्रोग्राम कहते हैं। लेकिन आपका लिनक्स क्या है, एक आपका ओएस है। इसके अलावा विंडो देखते हैं आप लोग, ठीक है ना। डॉस आपका क्या होता है, ठीक है ना। एप्पल जो होता है आईओएस क्या होता है, ये आपका सारा क्या है आपका ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्रोम क्या है, गूगल का जो क्रोम होता है ना, क्रोम ओएस भी अब आ गया है। ये सारा क्या है ओएस है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है ये, ठीक है ना। आगे है कि कंप्यूटर में वायरस का मुख्य उद्देश्य क्या है। वायरस का मेन पर्पस क्या होता है। तो वायरस जानते हैं आप लोग ना, वायरस बढ़ गया है, ठीक है ना। वायरस क्या करता है, कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। ये ऑप्शन नंबर आपका सी में दिया गया है आपका ये, ठीक है ना। आगे है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो HTTP का जो फुल फॉर्म होता है ना वो होता है आपका हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ये ए में दिया गया है। आगे है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना का मुख्य फोकस क्या है। देखिए यहाँ पर तो राष्ट्रीय ग्रामीण आपका इसका मूल फोकस जो होता है ना ये होता है आपका SHG यानी ग्रुप उद्यमिता और आजीविका विविधीकरण बढ़ाना। ग्रुप में क्या होता है, व्यवसाय को उसमें जो है बिजनेस को बढ़ावा दिया जाता है। उसमें जो और भी जो होता है, ठीक है ना, आजीविका के लिए सब कराया जाता है। ये कौन करता है, तो ये आपका ये परियोजना राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना करवाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में है कि मनरेगा में काम की मांग करने पर कितने दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध कराना अनिवार्य है। जैसे कि जानते हैं आप लोग कि मनरेगा में एक साल में 100 दिनों के लिए रोजगार गारंटी देता है इस योजना के अंतर्गत, ठीक है ना। लेकिन बोल रहा है जब काम मांगने जाएगा तो कम से कम कितने दिनों में, तो 15 दिन में कम से कम उसको काम मिलना चाहिए, नहीं तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ठीक है। आगे है कि PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत समतल क्षेत्रों में प्रति घर केंद्रीय सहायता कितना मिलता है उसको, तो 1,20,000 के मिलता है सभी घर को। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण फेज़ 2 का मुख्य लक्ष्य क्या है। देखिए फेज़ 1 का लक्ष्य क्या था, तो ग्रामीण जो जितना जब बाहर में खुले में शौच करना मुक्त करना, ठीक है, ये हटाना था। और फेज़ 2 में भी वो है ही, खुले में शौच नहीं करना है और ठोस तरल अपशिष्ट को प्रबंधन। तो आप देखे होंगे ना हर गांव में क्या कर दिया गया है ना, 2 डब्बा दिया गया है, ठीक है ना। एक में क्या होता है जिसमें गीला वाला कचरा रखेगा, एक में क्या होता है सूखा वाला कचरा रखेगा। जिसमें देखिए देखेंगे ना जितना गांव में कचरा उठाने आता है ना उसके पास 2 डब्बा रहता है, एक गीला वाला रहता है, एक सूखा वाला रहता है। तो वही चीज़ इस स्वच्छ भारत मिशन में फेज़ 2 में कराया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता देने वाला 73वां संशोधन किस वर्ष पारित हुआ था। तो ये हुआ था 1992 में हुआ था ये, ठीक है ना। आगे है कि दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। तो दीनदयाल उपाध्याय योजना जो है आपका ग्रामीण कौशल विकास जो है ना ये आपका है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत के ये आता है। जीविका किस राज्य के स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन का ब्रांड नेम है। ये आपका जीविका जो है ना ये आपका बिहार के लिए है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए आंसर हो जाता है। आगे है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि PM किसान के तहत एक वर्ष में पात्र किसान को कितना राशि दिया जाता है। ये आप सभी को पता होगा। ये साल में कितना बार दिया जाता है, 3 बार दिया जाता है, हर 4 महीनों में दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपका 2-2 हज़ार करके दिया जाता है, एक साल में 6,000 दिया जाता है प्रत्येक 4 महीनों में। तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ पर आंसर हो जाता है। आगे है कि SHG बैंक लिंकेज कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था ने किया था। ये किया था नाबार्ड ने किया था। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है। ये मैंने कई सारे क्लास में मैंने करवा दिया है, तो प्रैक्टिस करने के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। मुझे देखना है कि आप लोग भी कितना सीरियस हैं, ठीक है ना। आगे आ जाइए कि आपका PMGSY यानी कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना समतल क्षेत्रों में किस न्यूनतम जनसंख्या वाली बस्तियों को जोड़ना लक्ष्य है। यानी कि कितना कम से कम उसमें जनसंख्या रहेगा तो उसको मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। ये होता है कम से कम 50 होना चाहिए, 50 नहीं 500 से अधिक होना चाहिए। तो उस क्षेत्र को मेन सड़क से जोड़ा जाएगा, मुख्य सड़क से जोड़ा जाएगा। आगे है कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन औपचारिक रूप से किस वर्ष लॉन्च हुआ था।
तो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ना, ये साल 2011 में स्टार्ट हुआ था, ये साल 2011 में स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। इसके साथ एक और याद कर लीजिए कि DAY NRLM होता है, ठीक है ना, दीनदयाल अंत्योदय योजना। दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है इसी के अंतर्गत है। ये कब शुरुआत हुआ था? 2014 में स्टार्ट हुआ था। तो ये भी आप लोगों को पॉइंट याद रखना है। देखिए यहाँ पर NRLM जो है ना 2011 में, और दीनदयाल अंत्योदय योजना जो है ये और यहाँ पर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये 2014 में स्टार्ट हुआ था। देखिए दोनों में NRLM लगा हुआ है, देखने का कोशिश करिएगा यहाँ पर, ठीक है ना। इसलिए मैंने आपको दोनों चीज़ बता दिया आपको। आगे है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने किया था? ये किया था, ये मैंने भी क्वेश्चन फिर से बता दिया आप लोगों को, जो कि सब्जेक्ट का नॉलेज में मैंने आपको स्पेशल क्लास दिया था, जिसमें कि मैंने 50 या 100 क्वेश्चन बताया था, 2 पार्ट में बताया था, 50 और 50 करके बताया था। इसमें मैंने क्वेश्चन करवा दिया है। अगर अपनी आज तक आपने सब्जेक्ट नॉलेज वाला 100 क्वेश्चन नहीं देखा है ना, तो अभी जाकर देख लीजिए। यहाँ पर है आपका ऑप्शन नंबर बी, बलवंत राय मेहता समिति है। आगे है कि लखनऊ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो लखनऊ जो है ये आपका गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे है बिहार राज्य का राजकीय पशु कौन सा है? देखिए आज के क्लास में जो बताया है मैंने, बिहार के बारे में मैंने क्वेश्चन लाया है 50 को मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के 7 बजे क्लास में, ठीक है ना। उसको जाकर ज़रूर देखिएगा, आपका आंसर जहाँ मिल जाएगा गौर हो जाएगा। तक्षशिला आज किस देश में स्थित है? तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है ना ये पाकिस्तान में है, ठीक है। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो कहाँ है? तो ये अभी ओडिशा में है, ठीक है ना, ओडिशा में। आगे है किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध प्रावधान है? कौन से अनुच्छेद में ये बताया गया है, ठीक है, भेदभाव का निषेध ये बताया गया है अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये दिया गया है। आगे है कि भारत के परमाणु कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो परमाणु कार्यक्रम का जनक जो कहा जाता है ये होमी जे भाभा यानी होमी जहांगीर भाभा को कहा जाता है। बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। आगे है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने कराई मानी जाती है? तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो स्थापना है कुमारगुप्त प्रथम ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर यहाँ पर हो जाता है। भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु कौन सा है? तो भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु जो है यह हाथी है, भारतीय हाथी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे कहा जाता है? तो भारत के जो स्पेस जो है ना, जो कि इसरो जो है ना, जिन्होंने इसरो का स्थापना किया था, उसके जनक किसे माना जाता है? तो इसे माना जाता है विक्रम साराभाई को माना जाता है। आगे है कि PAN जैसे कि पैन कार्ड आप लोग जानते हैं ना, पैन कार्ड, तो पैन कार्ड में पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आराम से देखने का कोशिश करिएगा, आंसर गलत टिक मत करिएगा आप लोग, ठीक है ना। इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर होता है। ऑप्शन नंबर आपका ये बी में दिया गया है। बिहार विभूति के नाम से किसे जाना जाता है? तो बिहार विभूति को अनुग्रह नारायण सिन्हा को जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन किसे भारत के आयरन लेडी यानी कि लौह महिला कहा जाता है, ठीक है ना। लौह पुरुष तो जानते हैं कि आप लोग, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं हम लोग। आयरन लेडी यानी कि लौह महिला किसे कहते हैं हम लोग? ये इंदिरा गांधी है, जो कि भारत के पहले प्रधानमंत्री थी। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। आगे है कि 2014 में G20 की अध्यक्षता किस देश ने किया था? तो G20 का जो अध्यक्षता किया था ये किया था दक्षिण अफ्रीका में ने किया था। तो ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। मोढेरा सूर्य मंदिर किस राज्य में है? ठीक है ना। एक आपका कोणार्क का सूर्य मंदिर है, ये तो उड़ीसा में है। मोढेरा का सूर्य मंदिर कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है। गुजरात में कौन सा है? तो मेहसाना एक ज़िला है ना, ये वहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सा है? तो भारत का सबसे प्राचीन पर्वतमाला जो है ना, ये अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत को आप लोग याद रख लीजिएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है ना, ये जो एक द्वीप है, ठीक है ना,
तो ये जो बनाया गया आपका नर्मदा नदी पर बनाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा। और ये कहाँ पर है? तो ये आपका गुजरात में है, ठीक है ना, ये भी याद रख लीजिएगा। आगे है कि SEBI यानी कि सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सेबी का मुख्यालय जो है आपका ये मुंबई में स्थित है। आगे है कि वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो वंदे मातरम का रचयिता जो है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर आंसर करेक्ट है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर साल 28 फरवरी को मनाया जाता है। आगे है कि भारत में नदी पर बना सबसे बड़ा पुल कौन सा है? भारत में नदी पर सबसे बड़ा पुल जो है ना, ऑप्शन गौर से देख लीजिएगा यहाँ पर, यह है महात्मा गांधी सेतु है जो कि पटना में है और ये गंगा नदी पर है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी यहाँ पर आंसर करेक्ट हो जाता है। अभी मैंने 70 क्वेश्चन करवाए हैं, फुल पेपर करवाए हैं, इसमें से कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ है ना, कमेंट सभी करिएगा। और लास्ट तक आप लोग देखे हैं ना, तो जो लास्ट तक देखे हैं सभी लोग आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम कमेंट में करिएगा। डिस्ट्रिक्ट का नाम मैं देखना चाहता हूँ, भरना चाहता हूँ इस कमेंट में, तो डिस्ट्रिक्ट का नाम ज़रूर कमेंट करिएगा। तो आज के लिए इतना ही है और मिलेंगे आपके अगले क्लास में। तब तक के लिए सभी से फिर से जय हिंद, जय भारत।